हेलो क्लास। मैंने अभी आपसे कहा था ना कि मैं आपको फॉर्मिंग ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, देखो, जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो सुटेबल्स होते हैं ट्रांसपोर्ट्स के लिए और स्टोरेज के लिए, लेकिन हमारी जो सेल्स होती है उनके पास इतनी कम जो हमारी क्या बोलते हैं ऑस्मोलिटी होती है कि वो क्या करते हैं, इनको जोड़ के बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं और इस बॉन्ड्स की वजह से डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स आर फॉर्म्ड कब फॉर्म होते हैं, जब टू हाइड्रोक्सी ग्रुप्स ऑन द डिफरेंट अलग अलग सेक्राइड्स के जो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग कोवैलेंस बॉन्ड से, जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं। फिर ऑक्सीजन्स लिंक्स, इसका जो ऑक्सीजन्स है वो दोनों मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। हर एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के फॉर्मेशंस में एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होते हैं और इसकी वजह से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जैसे आपने एक ग्लूकोज लिया, दूसरा ग्लूकोज हो लिया, कंडेंसेशन हुआ, और देखो एक ग्लूकोज लिया, दूसरा लिया, कंडेंसेशन हुआ, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हुई, बाहर हुई। एक ग्लूकोज था, दूसरा ग्लूकोज था, ये दोनों मिलके माल्टोज का फॉर्मेशन किए और वाटर जो है वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसकी वजह से फॉर्मेशन हुआ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का, जब दो मोनोसेक्राइड्स जुड़ के डाइसेक्राइड्स मतलब माल्टोज का फॉर्मेशन किए। हर एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो कैटेलाइज्ड होती है किसी न किसी एंजाइम से, जो कि OH को अपनी तरफ क्या करता है, इंटरैक्ट करता है। तो इसमें क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया, मतलब एक कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स दूसरे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके क्या किए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किए। अब मान लो एक फ्रुक्टोज और एक ग्लूकोज मिलेंगे तो सुक्रोज का फॉर्मेशन करेंगे और एक जो है वाटर जो है वो क्या होगा, रिलीज होगा। अगर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा तो इट इज़ अ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। और मैंने कहा था 5 कार्बन के जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे फ्रुक्टोज होंगे। दोनों के बीच में कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होकर वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकले और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो गया। मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कंडेंसेशन बिटवीन अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज टू फॉर्म द डाइसेक्राइड्स। इसी तरह कैसे फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का पॉलीसेक्राइड्स में, जब अमाइलोपेक्टिन, एक एग्जांपल्स इसमें दिया हुआ है अमाइलोपेक्टिन का। अब देखो, जब जब लाइन से जुड़ेंगे मतलब लीनियर फॉर्म में जुड़ेंगे तो हमेशा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, लेकिन जब ब्रांच का फॉर्मेशन होगा तो ब्रांच में हमेशा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब दैट इज़ द एक मैं आपको इमेज दिखा रही हूँ। अब हम लोग देखेंगे कि किसमें कौन सा बॉन्ड बनता है। देखो माल्टोज, जिसमें टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, मतलब अल्फा 1,4 डाइसेक्राइड्स का फॉर्मेशन करेगा। सुक्रोज में अल्फा 1,2 डाइसेक्राइड से, सेलुलोज में बीटा 1,4 पॉलीसेक्राइड से, अमाइलोज अल्फा 1,4 जो है वो पॉलीसेक्राइड से, अमाइलोपेक्टिन अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 का जो है बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेगी। इट इज़ द टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिसमें अल्फा कभी कभी पहला सुक्रोज में फर्स्ट कार्बन जो है मतलब हमारे दो मान लो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है या फिर 2 कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो 2 कार्बोहाइड्रेट का एक का पहला और दूसरे का जो दूसरा कार्बोहाइड्रेट है उसके दूसरा जो है कि मिलके क्या करेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशंस करेंगे। अब कैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, देखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए वाटर्स को ऐड करना पड़ेगा। वाटर्स को ऐड करने को हम हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मतलब वाटर और लिसिस का मतलब टू ब्रेक, दिस रिएक्शन इज हाइड्रोलाइसिस। डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शंस कराने पड़ेंगे। कुछ हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस में कुछ कैटालाइज बाय द एंजाइम्स यूज़ करने पड़ेंगे। और जैसे मान लो कि किसी फूड का डाइजेशन करना है स्टमक या फिर इंटेस्टाइन में, तो जो स्टोर कार्बोहाइड्रेट है उसका ब्रेक डाउन करना है मान लो लीवर सेल्स में या फॉर द सेलुलर रिस्पायरेशन। तो मान लो कि हमारा जो है ये एक जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, वाटर को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस होगी। और हाइड्रोलाइसिस होते ही सुक्रोज जो है, जो सुक्रोज था हमारा 2 मॉलिक्यूल्स का, लाइक दैट ये हमारा ग्लूकोज है और ये क्या है, फ्रुक्टोज है, तो वो क्या हो जाएंगे, टूट के एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज का
फॉर्मेशन करेंगे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज आर फॉर्म्ड, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज, द एडिशंस ऑफ वाटर एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज ब्रेक डाउन। और हमारा जो वाटर बॉन्ड था वो क्या हो गया, पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो गया। देखो ये दैट इज़ द समराइजेशन, ये पूरा जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट का समराइजेशन है। देखो कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होते हैं। मोनोसेक्राइड जिसमें सिंगल शुगर यूनिट्स है, जिसमें हमारा 1 हुआ तो मैनेज, 2 हुआ तो डाइओस, 3 हुआ तो ट्राइओस, 4 हुआ तो टेटोस, 5 हुआ पेंटोस, 6 हुआ तो हेक्सोस और 7 हुआ तो हैप्टोस के नाम से जानेंगे। इसमें 2 टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, कीटोन होता है और हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप्स होती है। फिर हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में ओलिगोसेक्राइड्स होता है जिसमें 2 to 10 शुगर्स होते हैं। डाइसेक्राइड्स में हमारा माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया और सुक्रोज हो जाता है। और ट्राइसेक्राइड्स में हमारा रेफिनोज हो जाता है। और टेट्रासेक्राइड्स में हमारा जो है स्टाइलोस हो जाता है। फिर पॉलीसेक्राइड जो कि एक होमोपॉलीसेक्राइड है, इसमें स्टार्च है, डेक्सटीन है, ग्लाइकोजेन है, सेलुलोज है और इंसुलिन आता है। और हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में हमारा हैपरीन आता है जो कि हम कई बार मेडिसिन्स में भी यूज़ करते हैं या फिर ब्लड कोगुलेशंस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। हम लोग कल पढ़ेंगे कुछ और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कुछ और उनके फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे एंड, नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक। देखो आप हम लोगों ने कल यहाँ तक स्ट्रक्चर ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एन लिंक्ड ओलिगोसेक्राइड्स क्या होती है। तो एन लिंक्ड ओलिगोसेक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट चेन है जो प्रोटीन के नाइट्रोजनस एटम के साथ क्या होती है, अटैच्ड होती है। मतलब सिंपल सी भाषा में एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन ऑफ में ओलिगोसेक्राइड चेन प्रोटीन के अमाइनो एसिड जैसे जो है हमारा एस्पेजीन के नाइट्रोजनस एटम्स के साथ क्या होगी, अटैच्ड होगी। दैट इज अ एन लिंक्ड ओलिगोसेक्राइड्स। देखो एन लिंक्ड ओलिगोसेक्राइड्स, एन का मतलब नाइट्रोजन्स, लिंक्ड का मतलब अटैच, ओलिगोसेक्राइड का मतलब फ्यू शुगर्स मॉलिक्यूल्स की चैन। मतलब शुगर चैन प्रोटीन की नाइट्रोजन एटम के साथ जुड़ेगा तो एन लिंक्ड ओलिगोसेक्राइड्स का फॉर्मेशन करेगा। कहाँ अटैच्ड होगा, एन लिंक्ड ओलिगोसेक्राइड्स मेनली एस्पर्जीन अमाइनो एसिड साइड चैन में नाइट्रोजनस एटम के साथ क्या होगी, जुड़ी हुई होगी या फिर अटैच्ड होगी। मतलब या तो सेरेनिन, एस्पर्जीन या फिर सेरेनिन, थ्रियोनिन, ऐसा क्या होगा, कुछ सीक्वेंस पाया जाएगा। मतलब एस्पर्जीन है, कोई और अमाइनो एसिड्स है, फिर सेरेनिन है, फिर थ्रियोनिन है, उनके बीच में जो है ये पाया जाएगा। कैसे बनता है, कैसे ये बनेगा, देखो कैसे फॉर्मेशन होगा ओलिगोसेक्राइड्स की। मतलब कि शुगर चैन पहले ईपीप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है, मतलब में बनेगी। वहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन उससे जाके इस ओलिगोसेक्राइड्स चैन के साथ जाके सिंथेसाइज प्रोटीन जो कि एस्पर्जाइन रेसिड्यू है वो जाके अटैच्ड हो जाएगी। अब ईआर एंडोप्लाज्मिक अपर्चर्स में शुगर चैन का क्या हो जाएगा, ये मॉडिफाई हो जाएगी। क्या फंक्शन है एन लिंक्ड ओलिगोसेक्राइड्स का, तो ये प्रोटीन्स फोल्डिंग, मतलब प्रोटीन के करेक्ट 3D स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। जैसे अगर मान लो गलत फोल्डिंग वाले प्रोटीन प्रॉपर्ली फंक्शंस नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे ये हेल्प करता है। प्रोटीन की स्टेबिलिटी, प्रोटीन को स्टेबल्स बनाना और ब्रेक डाउन्स के लिए प्रोटेक्ट करता है। सेल रिकॉग्नाइजेशंस, मतलब सेल एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जैसे इम्यून सेल रिकॉग्नाइजेशंस है। फिर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, मतलब प्रोटीन को करेक्ट लोकेशन तक पहुंचाने में क्या करता है, हेल्प करता है। कुछ एग्जांपल्स हैं एंडिंग ग्लाइकोसिडिक्स की, जैसे में आता है हमारा एंटीबॉडीज़, हार्मोन रिसेप्टर, सेल सरफेस प्रोटीन और एंजाइम्स होते हैं। तो N-linked oligosaccharides are carbohydrate chains attached to the nitrogen atoms to aspargine amino acid residue or protein are important for protein folding, stability and cells recognitions. N-linked oligosaccharide प्रोटीन की एस्पर्जीन अमाइनो एसिड्स के नाइट्रोजन से अटैच होने वाली शुगर चेन है जो प्रोटीन्स की फोल्डिंग, स्टेबिलिटी और फंक्शंस के लिए काम करती है।
अब हम देखेंगे ओ लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड्स। तो ओ लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड्स किस में पार्टिसिपेट करेगी, किससे जुड़ी हुई होगी? वो कार्बोहाइड्रेट होंगे जो प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स के ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच्ड होगा। मतलब कि ओ लिंक्ड जो है हमारा ग्लाइसोलेशन में शुगर चैन प्रोटीन के सेरेरीन, थ्रेओनीन और अमाइनो एसिड्स के एटम्स के साथ क्या होगी? अटैचमेंट्स होगी। ओ का मतलब होता है ऑक्सीजन, लिंक का मतलब अटैच्ड, और ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब होता है फ्यू शुगर्स मॉलिक्यूल्स की चैन। मतलब कि जो हमारा ओ लिंक चैन है वो प्रोटीन के ऑक्सीजन एटम्स के साथ कनेक्ट होके ओ लिंक ऑलिगोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, कहाँ पे अटैच्ड होगा? ये सेरीन और थ्रियोनीन में अटैच्ड होगा और हाइड्रोक्सी ग्रुप्स OH एटम से अटैच होंगे। कैसे फॉर्म होता है? देखो, जैसे प्रोटीन सिंथेसाइज के बाद मॉडिफिकेशन होना, ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशंस जनरली गोल्गी अपर्चर्स में होती है। फिर शुगर अटैचमेंट होगा, पहले एक शुगर मॉलिक्यूल्स प्रोटीन के सेरीन या फिर थ्रेओनीन रेसिड्यू के साथ ऑक्सीजन में अटैच्ड होगी, फिर दूसरी आके अटैच्ड होगी, फिर ऐसे धीरे धीरे क्या होगा? चैन का फॉर्मेशन होगा। क्यों होती है ओ लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड्स? प्रोटीन स्टेबिलिटी बनानी हो, मतलब प्रोटीन को स्टेबल बनाना हो या फिर डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट करना है, सेल्स रिकॉग्नाइजेशंस करना है, जैसे सेल सल्फेट प्रोटीन का रोल हो, सेल कम्युनिकेशन करना मतलब सेल के बीच सिग्नलिंग में हेल्प करना है, म्यूकस फॉर्मेशन है मतलब म्यूकस प्रोटीन में ओ लिंक ऑलिगोसैकेराइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो रिस्पिरेटरी ट्रैक और डाइजेस्टिव ट्रैक के म्यूकस लेयर का फॉर्म करते हैं। अब हम देखेंगे इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो एल लिंक जो हमारा एन लिंक्ड और ओ लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड्स है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो एन लिंक्ड क्या करता है? नाइट्रोजन एटम से अटैच्ड होता है, ये ऑक्सीजन एटम से अटैच्ड होता है। इसमें एस्पर्जीन अमाइनो एसिड से अटैच्ड होता है, ये सेरेनीन थ्रियोनीन से अटैच्ड होता है। ये ER में स्टार्ट होता है, मेनली गोल्गी बॉडी में स्टार्ट होता है। प्रोटीन फोल्डिंग इंपॉर्टेंट होती है, म्यूकस फॉर्मेशन और सेल रिकॉग्नाइजेशन के लिए क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। तो पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है? पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट का सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, इसको हम ग्लाइकन के भी नाम से जानते हैं। पॉलीसेकेराइड्स में बेसिकली 10 से भी मतलब 10 तो ऑलिगो का है, 10 या फिर उससे बहुत ज़्यादा यूनिट्स जो होते हैं 100 ऑफ शुगर्स जो होते हैं एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ये जब इन्हें हम इनका हाइड्रोलाइज करते हैं तो 10 से या फिर 10 से बहुत ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स से जुड़ के बने होते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी, सेकेराइड्स का मतलब होता है शुगर। मतलब पॉलीसेकेराइड्स वो हैं जो बहुत सारे शुगर चैन से मिलके बने होते हैं। ये मोनोसेकेराइड्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जुड़ के ग्लाइकोजेन, स्टार्च और सेलुलोज का फॉर्मेशन करते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो इसमें एक लीनियर का पॉलीसेकेराइड्स होता है जो कि एक स्ट्रेट फॉर्म में अरेंजमेंट्स होती है, और एक होता है ब्रांचेज फॉर्म में, मतलब शुगर चेन में क्या होगी? ब्रांचेज होगी। जो लीनियर होता है उसमें सेलुलोज आता है और जो ब्रांचेज होती है उसमें हमारा जो है ग्लाइकोजेन और स्टार्च आता है। तो अगर स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देख रहे हो तो स्ट्रक्चर्स में जो है बहुत सारे क्या है शुगर जो है हमारे मोनोसेकेराइड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। देखो, पॉलीसेकेराइड की स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक यूनिट्स, बॉन्ड्स और अरेंजमेंट को समझना होगा। जैसे में बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट क्या है? पॉलीसेकेराइड्स मोनोसेकेराइड मतलब सिंपल शुगर से बहुत सारे यूनिट से मिलके बना होता है, और सबसे कॉमन जो मोनोसेकेराइड्स है वो है ग्लूकोज, मतलब ढेर सारे ग्लूकोज 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 जुड़ के मोनोसेकेराइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। इनके बीच में होगी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, मतलब मोनोसेकेराइड यूनिट एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। एक शुगर का OH और एक जो है बॉन्ड, एक शुगर के OH और दूसरे शुगर के मॉलिक्यूल्स एक के साथ क्या कार्बन के बीच में जो होगी क्या होगी? बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब जब हम लोग इनके स्ट्रक्चर को देखें तो इनमें 2 टाइप्स की बॉन्ड पाई जाती है। कितने टाइप्स की बॉन्ड्स पाई जाती हैं? 2 टाइप्स की। एक हमारा है अल्फ़ा 1,4
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और एक क्या है हमारा अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो देखो अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का मतलब हुआ कि अल्फ़ा कॉन्फ़िगरेशन में बॉन्ड बना है, मेनली स्टोरेज ग्लाइकोसिडिक में मिलता है, जैसे कि अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो कि स्टार्च में और अमाइलोपेक्टिन में प्रेजेंट होता है। एक होता है बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो कि बीटा कॉन्फ़िगरेशंस बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स में कॉमन होते हैं, जैसे में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। एक है हमारा अल्फ़ा 1,4 अल्फ़ा 1,6 का मतलब क्या होता है। अब आप सोचोगे कि ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा, वैसे मैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को काफ़ी डिटेल में आपको बताने वाली हूँ, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। इसके बाद मैं बहुत सारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अब फंक्शन क्या है पॉलीसेकेराइड्स के, अच्छा फिर देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। देखो टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, आई थिंक दैट नॉट टू हियर, हाँ यहाँ पे दिया नहीं हुआ है बट सुन लेते हैं। देखो जो है एक होता है पॉलीसेकेराइड्स के टाइप्स जो होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है होमोपॉलीसेकेराइड्स, एक होता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स और एक होता है कंजुगेटेड पॉलीसेकेराइड्स। तो होमोपॉलीसेकेराइड्स जिसको होमोग्लाइकॉन के नाम से जानते हैं, ऐसे पॉलीसेकेराइड जो सिर्फ एक ही टाइप्स के मोनोसेकेराइड से बने होते हैं, दैट इज़ नोन एज ए होमोपॉलीसेकेराइड, जिसमें है ग्लाइकोजन, ठीक है, स्टार्च, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, ठीक है, सेलुलोज। और हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स मतलब कि वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा डिफरेंट मोनोसेकेराइड से मिलके बने होते हैं, जिसमें है गैक्स का मतलब ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकेन, जो कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, हमारा हैपरीन आता है। फिर एक आता है हमारा पेप्टियोग्लाइकॉन, जिसमें बैक्टीरियल सेल्स के वॉल्स में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया की शेप और प्रोटेक्शन देता है। फिर आता है हमारा कंजुगेटेड पॉलीसेकेराइड, जो जब पॉलीसेकेराइड किसी और मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होके एक कंजुगेटेड पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम कंजुगेटेड पॉलीसेकेराइड्स के नाम से जानते हैं, जिसमें आता है हमारा ग्लूकोप्रोटीन, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़ जाए। प्रोटियोग्लाइकॉन, जब प्रोटीन किसी लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलीसेकेराइड्स के साथ कार्टिलेज मैट्रिक्स और कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करे। और ग्लाइकोलिपिड जब कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम ग्लाइकोलिपिड्स के नाम से जानते हैं। तो पॉलीसेकेराइड इज़ बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, कंजुगेटेड का मतलब किसी और के साथ जुड़ के, जैसे प्रोटीन के साथ जुड़ के ग्लाइकोप्रोटीन, और प्रोटीन के साथ जुड़ के ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड्स के साथ जुड़ के ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन करना। हेट्रो में आपका जो है हाइड्रोलिक, हैपरीन और गास आते हैं, और फिर हमारा जो होमो है जिसमें ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज आते हैं। अब हम देखेंगे फंक्शन। फंक्शन में देखो, फंक्शन जब हम पॉलीसेकेराइड्स के फंक्शन के बारे में देखते हैं तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स रोल प्ले करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये क्या करता है, एनर्जी रिजर्व्स के रूप में वर्क करता है। जैसे में हमारे एनिमल्स या फिर ह्यूमंस में एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करता है, लीवर और मसल्स में स्टोर होता है। जब बॉडी को एनर्जी चाहिए तो ये ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। फिर ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। कुछ पॉलीसेकेराइड्स ऑर्गेनिज्म को स्ट्रेंथ और शेप देते हैं, जिसमें है सेलुलोज और काइटिन। फिर आता है हमारा सेल्स रिकॉग्नाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। पॉलीसेकेराइड सेल सरफेस पर प्रेजेंट होके सेल को एक दूसरे से आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करते हैं। सेल सिग्नलिंग कम्युनिकेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर आता है हमारा प्रोटीन स्टेबिलिटी और फोल्डिंग। कार्बोहाइड्रेट चेन प्रोटीन के साथ अटैच्ड होकर उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, प्रोटीन को करेक्ट शेप मेंटेन करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर आता है हमारा लुब्रिकेशन और प्रोटेक्शन। तो ये जो हमारा ग्लाइको अमाइनोग्लाइकेन मतलब गाक्स जो है वो बॉडी को प्रोटेक्शन और लुब्रिकेशन का काम करता है। मतलब एक तरह की साइनोवियल फ्लूइड्स प्रेजेंट होती है जो कि मोमेंट्स को स्मूथ बनाने का
काम करता है। उसके साथ साथ जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग्स में हेल्प करता है। जो हेपरिन होता है, हेपरिन एक इम्पॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स है जो नेचुरल्स एंटी कोगुलेंट्स की तरह काम करता है, जो ब्लड क्लॉट्स के फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। डाइजेस्टिव हेल्थ मतलब सेलुलोज ह्यूमन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, डाइटरी फाइबर्स प्रोवाइड करता है, स्टूल को बल्क बनाने में हेल्प करता है, बावल्स मूवमेंट्स को इम्प्रूव करता है। फिर हमारे पॉलीसेक्राइड इम्यून सेल्स को भी एक्टिवेट करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड होती है कैसे बनता है, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के बारे में देखेंगे और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जो है कहाँ पे अल्फ़ा 1,4 का यूज़ करेंगे, कहाँ पे 1,6 का यूज़ करेंगे, अब हम लोग उसके बारे में जानेंगे। अभी मैंने कहा ना कि मैं आप लोगों को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को काफ़ी डिटेल में बताऊंगी। देखो, पहला मोनोसेक्राइड्स अपने एनारोमिक कार्बन से रिएक्ट करता है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग एक्कोवैलेंस बॉन्ड जो एक मोनोसेक्राइड्स के एनारोमिक मतलब C1 का कुछ शुगर दूसरे शुगर C2 के साथ क्या करेगा, बॉन्ड्स बनाएगा। दैट इज़ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स डिहाइड्रेशन रिएक्शंस के थ्रू बनता है जिसमें वाटर्स मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलती है। मतलब मैं ये कहूँ कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स वो कोवैलेंट बॉन्ड है जो दो शुगर मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है और डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स का फॉर्मेशन होता है। अगर ये आप डायग्राम्स को ध्यान से देखो तो देखो, पहला मोनोसेक्राइड्स अपने एनारोमिक कार्बन से रिएक्ट करता है, क्या करेगा, दूसरे मोनोसेक्राइड के OH को पार्टिसिपेट कराएगा। मतलब पहले का OH और दूसरे का OH जो है वो क्या करेगा, एक दूसरे को पकड़ के एक का H दूसरे का OH बाहर निकल जाएंगे और जो है वाटर रिमूव होने के बाद जो इधर इसका O होगा वो दूसरे को अट्रैक्ट करके बीच में क्या करेगा, एक बॉन्ड्स का मतलब एक का फर्स्ट कार्बन दूसरे के फोर्थ कार्बन के साथ मिलके क्या करेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेगा। मतलब जो मैंने एनारोमिक कार्बन्स बोला, मतलब वो कार्बन होते हैं जो शुगर रिंग्स के बाद एक नए कायरस कार्बन बन जाते हैं। जैसे ग्लूकोज में C1 है और फ्रुक्टोज में C2 है। तो इसमें पहला है टाइप्स में क्या आएगा, अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। जिसमें जब एक कार्बन का OH मतलब नीचे की डायरेक्शंस में होता है तो अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बोलते हैं। जैसे माल्टोज में अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, स्टार्च में अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ग्लाइकोगोन में भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होता है। बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स क्या होता है, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स जब एनारोमिक कार्बन OH ग्रुप्स ऊपर के डायरेक्शंस में होता है, किधर की तरफ होता है, ऊपर के डायरेक्शंस में होगा, दैट इज़ अ बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि बीटा ग्लाइकोसिडिक लैक्टोज हो गया और सेलुलोज का फॉर्मेशन करेगी। नंबरिंग कैसे करेंगे, अल्फ़ा 1,4 कार्बन का फर्स्ट ग्लूकोज दूसरे कार्बन के सेकेंड कार्बन के चौथे वाले से क्या करेगा, बॉन्ड्स बनाएगा। जब अल्फ़ा 1,6 का फॉर्मेशन होगा तो उस कंडीशंस में क्या होगा, पहला कार्बन दूसरे कार्बन के छठे वाले के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा जिसमें ब्रांचिंग का फॉर्मेशन होता है। बीटा 1,4 में पहले का कार्बन चौथे से लैक्टेज और सेलुलोज, बीटा 1,2 में ग्लूकोज का पहला और फ्रुक्टोज का दूसरा जो कि सुक्रोज में पाया जाता है। देखो, मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर्स दिखा रही हूँ। दैट इज़ स्ट्रक्चर, ये आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर किसका, माल्टोज का। देखो माल्टोज का स्ट्रक्चर, माल्टोज के स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक शुगर दूसरे शुगर मतलब दो शुगर से मिलके बना होता है और इनके बीच में अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ए माल्टोज। फिर आता है हमारा लैक्टोज, लैक्टोज नहीं दिया, चलो सुक्रोज। सुक्रोज में देखो, लैक्टोज में एक शुगर और एक गैलेक्टोज मिलके बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो अल्फ़ा से देखें, अल्फ़ा से OH क्या होगा,
नीचे के साइड होगा, जब बीटा बनेगा तो OH क्या होगा, ऊपर के साइड होगा। ओलिगोसेक्राइड्स ढेर सारे गैलेक्टोज, ग्लूकोज और जो है फ्रुक्टोज एक दूसरे से जाके जुड़ेंगे। मोनोसेक्राइड्स के तोड़कर डाइसेक्राइड्स, अगर दो ढेर सारे मोनोसेक्राइड्स उनके क्या करते हैं, डाइसेक्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम ना इनके स्ट्रक्चर्स को ध्यान से क्या करेंगे, एक एक के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम मोनोसेक्राइड्स, सबसे पहले किसके, मोनोसेक्राइड्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। देखो मोनोसेक्राइड्स का स्ट्रक्चर मैंने कहा था, अगर 3 कार्बन होगा तो ट्राइओस, अगर 4 कार्बन होगा तो टेट्रायोस, 5 होगा तो पेंटायोस के नाम से हम इसको जानते हैं। देखो जो है मोनोसेक्राइड्स, जो कि बेसिकली हमारा जो है कार्बन चैन पे डिपेंड्स करता है, कार्बोनिल्स, कीटोन, हाइड्रोक्सी ग्रुप से अटैच्ड होता है, ठीक है। देखो जब दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द हेक्सोज, जब 6 कार्बन होंगे जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का है। कीटो हेक्सोज में क्या होगा, फ्रुक्टोज और सैब्रोज होता है। मतलब कि देखो अगर शुगर एसिड है और एक सार्बिटोल्स फ्रॉम द ग्लूकोज है, इनके स्ट्रक्चर्स में थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब दैट इज़ द स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, देखो पहला है एक चैन फॉर्म है, जब ये रिंग फॉर्म में बनेंगे, जब ये किस फॉर्म में बनेंगे, रिंग फॉर्म में बनेंगे, तो एक का पहला और दूसरे का चौथा जाके मिलके क्या करेगा, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेगा। हम इन सारे स्ट्रक्चर को काफ़ी डिटेल में जानेंगे क्योंकि इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम अभी इसको और कंटिन्यू करेंगे और हर एक स्ट्रक्चर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में जानेंगे।